नमस्कार। मिड डे प्राइम के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, युद्धों से चिंतित दुनिया में भारत है उम्मीद की किरण। एनआईए करेगी गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच। 6 मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी उपचुनाव में 2 सीटें मिलने से कांग्रेस में नाराजगी। कांग्रेस चुनाव समिति में महाराष्ट्र, झारखंड के उम्मीदवारों पर भी आज मंथन। पुलिस स्मृति दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। साइबर क्राइम और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने पर दिया जोर। और दीपिका कुमारी ने वर्ल्ड तीरंदाजी में दिखाया दम। 5वीं बार सिल्वर मेडल पर लगाया निशाना। और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को संबोधित किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड को भी लॉन्च किया। पीएम ने वैश्विक उथल-पुथल और चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे हालात में भारत दुनिया में आशा का संचार कर रहा है। 1 दशक में भारत में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल को अभूतपूर्व बताया। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे काम का दायरा देखिए। 125 डेज में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 दशक की उपलब्धियों के बावजूद भारत का लक्ष्य इतना बड़ा है कि हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। महामारी में दूसरे देशों को टीके की आपूर्ति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्थिरता और विकास के संदेश को आगे बढ़ा रहा है। स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशंस, ये मानवता के बेहतर भविष्य के लिए सबसे जरूरी शर्तें हैं और भारत आज यही प्रयास कर रहा है। इसमें भारत की जनता का एक निष्ठ समर्थन है। 6 दशक में पहली बार देश के लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार अपना जनादेश दिया है। ये मैसेज स्टेबिलिटी का है। अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में भी भारत की जनता ने स्टेबिलिटी के इस भाव को और मजबूती दी है। और प्रधानमंत्री ने जन कल्याण योजनाओं से आम भारतीयों के जीवन में आ रहे बदलाव का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की उड़ान जैसी पहल बड़े परिवर्तन की
वाहक बनी है। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती। और प्रधानमंत्री ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को रेखांकित किया और साथ ही साथ कहा कि इससे युवा भारत के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की, जहां इस गठबंधन में जिसका के नाम इंडी गठबंधन है उसमें कुछ ठीक नहीं है या फिर कहें कि सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव और बाकी दूसरे राज्यों में उपचुनाव को लेकर बात कुछ नहीं बन पा रही है अभी तक। कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी कांग्रेस में 2 सीट मिलने से नाराजगी है कांग्रेस के अंदर और यह मसला अब शीर्ष नेतृत्व के पाले में चला गया है। यूपी कांग्रेस ने आलाकमान से कह दिया है कि वो 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लिहाजा समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट लेने के लिए दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी 10 में से 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। गाजियाबाद, खैर, कुंदर की सीटें ही बची हैं, जबकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि 9 सीटों पर उसने चुनाव होने वाले हैं। और आपको बता दें कि 25 अक्टूबर जो है वो नामांकन की आखिरी तारीख है। और वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होगी और इस बैठक में दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का एक पैनल पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों को मंजूरी दी थी। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान अभी भी मचा हुआ है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा कम सीटें मिलने पर आरजेडी और वामपंथी दलों के तेवर बागी हो गए हैं। आरजेडी ने उन्हें सम्मानित संख्या में सीटें न दिए जाने पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इसी मुद्दे पर रांची में आज वाम दल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कल आरजेडी ने किया था और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस बैठक में इस पर भी चर्चा मुमकिन है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या फिर झारखंड की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, जो इंडी गठबंधन है उसमें सीटों को लेकर जो है वो आपसी खींचतान इस वक्त भी जारी है। और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है उस पर सबकी निगाहें होंगी। आज कांग्रेस की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन उससे पहले अभी तक इन तीनों ही राज्यों में जो एक आपसी एकता थी, जिसको लेकर के तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता है वो इस बात को, तो इसको लेकर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त बने हुए हैं। मुंबई से शिशिर सेलार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ लखनऊ से विकास सिंह। आप देख सकते हैं दोनों ही सहयोगियों को टीवी स्क्रीन पे। शुरुआत शिशिर मैं आपके साथ करना चाहूंगा। आप महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद हैं और महाराष्ट्र में अब से कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो वहां पे अभी भी स्थितियां साफ नहीं हैं। जिन 28 सीटों को लेकर बात की जा रही है, क्या
आज या कल में इसको लेकर कोई उम्मीद कि इन सीटों पर भी जो बात है वो बन जाएगी इंडी गठबंधन के बीच? देखिए, इस वक्त अगर स्थिति अगर देखी जाए तो इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से महायुति की बात करें तो महायुति में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 10 घंटे तक बैठक चली थी कल, जहां पे महाविकास आघाड़ी के नेता शामिल थे। हालांकि इस मैराथन बैठक के बाद भी ये कहा जा रहा था कि इसके बाद फैसला हो जाएगा, लेकिन देर रात तक भी है कोई सूची जारी नहीं हुई। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा की जाएगी, लेकिन इसके बारे में भी जो है अब तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो कांग्रेस के नेता है वो इस वक्त दिल्ली में है, दिल्ली में सीसी की बैठक चल रही है, और वहाँ पर जो बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिया, उन्होंने कहा कि शायद आज देर रात तक या फिर कल जो है कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र में घमासान खास तौर पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, वो अब तक खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो जहां तक बात करें सीटों के बंटवारे की, तो ये कहा जा रहा है कि विदर्भ में खास तौर पर जो है ये बात हटकी पड़ी है कि विदर्भ में किसको कितनी सीट दी जाए। विदर्भ चूंकि कांग्रेस ये दावा करती है, उनका जो गढ़ रहा है विदर्भ, कुछ सालों पहले फिर से एक बार कांग्रेस वहाँ पे वापसी करना चाहती है, और इसीलिए विदर्भ की सीटों पर जो है कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। वही अगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की बात करें तो वो चाहता है कि विदर्भ में भी जो है उनको कुछ सीटें ज़रूर मिले, और इसीलिए यहाँ पर यह बात अटकी पड़ी है। अब ये रास्ता कांग्रेस और शिवसेना को एक साथ मिलकर तय करना होगा। हालांकि इसके बारे में जैसे मैंने कल कहा कि जो उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता थे उनकी मुलाकात शरद पवार से भी हुई थी, इस बारे में चर्चा भी हुई थी, और साथ ही साथ शरद पवार क्या इसमें मध्यस्थी कर सकते हैं और किस प्रकार से इस उलझन को सुलझा सकते हैं, ये भी इसलिए भी किया जा रहा कि नामांकन भरने का जो दिन है वो बहुत ही कम, मुझे लगता है कि बहुत ही कम दिन बच गया है। ऐसे में अब तक अगर सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, और फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो कांग्रेस है वो फिर कुछ सीटों पर जिनको वो ज़्यादा सीटें मांग रहा है वो अकेले ही चुनाव लड़ सकती है क्या? हालांकि इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इस बारे में कांग्रेस से भी पूछा गया है कि क्या कोई दूसरा पर्याय कांग्रेस महाराष्ट्र में टटोल रही है, तो उन्होंने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ है और महाविकास आघाड़ी के जरिए ही सीटों का बंटवारा होगा। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से इस वक्त कांग्रेस काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रही है, कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि किस प्रकार से संजय राउत जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सांसद जो है, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है डिले कर रही है उससे नुकसान हो सकता है। खासतौर पर हर बात कांग्रेस को दिल्ली में जाके तय करनी पड़ रही है कि क्या महाराष्ट्र के नेता सक्षम नहीं है, ये उनका बयान था। इसके बाद कई सारा घमासान जो है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी में हुआ, बीच बचाव भी किया गया वरिष्ठ नेताओं द्वारा, साथ ही साथ शरद पवार भी जो है उनके साथ भी इन दोनों पार्टी नेताओं की मुलाकात हुई। लेकिन आज संजय राउत के रुख अगर देखा जाए तो काफ़ी नरम है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियां चाहती है कि प्रेशर टैक्टिक्स इस पॉलिटिक्स में उनको ज़्यादा सीटें मिले। जैसे मैंने पहले कहा कि विदर्भ के मुद्दे, कुछ सीटों पर ये मुद्दा अटका पड़ा है, तो शायद 2 दिन या 2-4 दिनों में ये मसला हल हो जाए, लेकिन इस वक्त ना ही कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है और ना ही शिवसेना। 288 सीटें हैं कुल महाराष्ट्र विधानसभा में, और कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में 260 सीटों पर सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। जो 28 सीटें हैं उस पर पेंच फंसा हुआ है, और जैसा कि हमारे सहयोगी शिशिर बता रहे हैं कि कांग्रेस जिद पर अड़ी हुई है, जो वो सम्मानजनक सीटें चाह रही है वो चाह रही है कि उसे मिले, लेकिन क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है इस पर सबकी निगाहें बनी होंगी। रुक करेंगे अब विकास हमारे साथ लखनऊ में मौजूद हैं। विकास, हरियाणा चुनाव के ठीक बाद ही हमने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस काफ़ी नाराज़ है। वो ये कह रही है कि हमें कम से कम 5 सीटें चाहिए, हमें 2 सीटों पर हम मानने वाले नहीं है। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, और यही कारण है कि कांग्रेस अब चाह रही है कि शायद वो 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी देने की बात कर रही है उन सीटों पर चुनाव ही न लड़ाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, अगर हम पिछले काफी समय से देखें तो समाजवादी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करती है वो गठबंधन काफी आगे तक नहीं जाता है, सामंजस्य नहीं बन पाता है। मैं उदाहरण स्वरूप बात करूंगा, 2017 में कांग्रेस के साथ एक बार 2 युवाओं की जोड़ी आई, उसके बाद मायावती के साथ 2019 में बना, उसके बाद 2022 के चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बना, और चुनाव के तुरंत बाद ही, कुछ ही महीनों के बाद इनके साथी इनको छोड़ के चले गए या इन्होंने उन साथियों का साथ छोड़ दिया। वही हाल अब फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में
जो गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से लगातार स्थितियां ऐसी नहीं रही कि दोनों लोग मिलकर साथ चल सके। तमाम चुनाव में देखा, हरियाणा चुनाव में देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सीट मांगते रहे कि हमको यहाँ दे दीजिए एक आध सीटों पर लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने तब नहीं मानी। राजनीति में तो हमेशा ऐसा ही होता है कि विपक्षी खेमा हो लेकिन अपने साथ वाले दलों को भी अपनी ताकत दिखाने का एहसास करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ वहां किया गया। अब बारी है समाजवादी पार्टी की। चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पृष्ठभूमि कांग्रेस से काफी ज्यादा मजबूत है जमीन पर, इसलिए अब समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद तुरंत ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और उन जगहों पर घोषित कर दिए जहां कांग्रेस दावा कर रही थी कि वह वहां से चुनाव लड़ेगी। अब आगे गठबंधन इनका किस स्वरूप में रहेगा, कांग्रेस नहीं लड़ती है या काफी 5 सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये तो उनका अलाकमान तय करेगा। लेकिन फिलहाल अभी स्थितियां समझ में यही आ रही है कि दोनों खेमों में काफी दूरी बनती नजर आ रही है प्रदेश में। विकास, लेकिन इसको क्या ऐसे समझा जाए इस संदर्भ में कि हरियाणा में मिली हार के बाद से जो मोराल है वो डाउन हुआ कांग्रेस का, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी ने तुरंत ही ऐलान कर दिया कि हम 10 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। क्या इसको हरियाणा चुनाव में हार जो हुई है उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, इसको उससे जोड़कर देखा जाना जरूरी होगा। अगर हम विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस वहां काफी दमखम दिखा रही थी, जलेबियां बांटने की बात कर रही थी, उसके बाद जिस तरीके से जो प्रकरण वहां हुआ, कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी भी जान गई कि उनका साथी कितना ताकतवर है, जिसके सहारे वो आगे कैसे अपनी नैया पार लगाएंगे। तो उन्होंने उन सीटों पर जहां कांग्रेस दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। और निश्चित रूप से हर पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। उनको भरोसा नहीं था कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना होगा, क्योंकि उसको अभी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन की तलाश है। समाजवादी पार्टी के साथ रहकर तो उसने 6 सीटें जीत ली थी, लेकिन उसके सहारे कैसे अपने गठबंधन का दायरा, अपने संगठन का दायरा बढ़ाए, ये कांग्रेस को तय करना होगा। कांग्रेसी वर्कर उस समय भी कह रहे थे कि हमें काफी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, और इस समय भी कह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी उनका संगठन का विस्तार हो पाएगा। चूंकि गली मोहल्ले में हर जगह बूथ पर झंडा उठाने वाला जब आपका कार्यकर्ता नहीं होगा, तो आप चुनाव में दम किसके जीतने पर भरेंगे? जब आपके पास कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए नहीं होगा, तो किसके सहारे आप चुनाव जीतने की बात करते हैं? ये कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस अगर सीटों पर नहीं लड़ती है, कम सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो उसके कार्यकर्ताओं में निराशा होती है, उसके संगठन में निराशा होती है। वही समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस अगर जीतने की कगार पे ही नहीं है, तो आखिर टिकट लेके क्या करेगी? जब समाजवादी पार्टी ने उनसे कहा कि हमें टिकट दे दीजिए, वहां पर हम भी अपने वहां लड़ना चाहते हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने समझौता नहीं किया और समाजवादी पार्टी को कोई तवज्जो नहीं दी। अब बारी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी कुछ उसी रणनीति पर जा रहे हैं कि कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि उसने उनके साथ क्या किया था। बिल्कुल विकास, एक और छोटा सा सवाल, फिर मैं शिशिर के पास जाऊंगा। वो ये कि इसलिए बीजेपी कह रही है कि ये जो गठबंधन है वो स्वार्थ का गठबंधन है। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वार्थ के लिए एक साथ तमाम दल आए, और वो धीरे धीरे वो जो एक ताना बाना था, वो जो रिलेशनशिप था, वो अब धीरे धीरे बिखरता जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अपने स्वार्थ हैं, कांग्रेस के अपने स्वार्थ हैं। क्या वही सारी चीज़ें, क्योंकि स्वार्थ के धरातल पर ये गठबंधन हुआ था, अब वो सारी चीज़ें बिखरती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में हर बार विपक्षी खेमा स्वार्थ के कारण गठबंधन करता है, उसके बाद कुछ ही महीनों में वो गठबंधन टूट जाता है। मैंने उदाहरण स्वरूप भी बताया कि 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया था, हार गए थे। उसके बाद 2019 में मायावती के साथ इन्होंने चुनाव प्रचार किया, गठबंधन में सीटें लड़ी, उसके बाद हार मिलते ही तुरंत 2022 में तमाम सारे दलों के साथ लड़ा और बाद में गठबंधन टूट गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन टूट जाए इस उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, गठबंधन टूटने के पूरे कगार पे है। ये तब होगा जब कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा करेगी, या कांग्रेस ही अपने आप में, चूंकि लगातार मिल रही हार के कारण कांग्रेस के आत्मबल में अगर कमी आ गई होगी, तो वो 2 सीटों पर भी चुनाव न लड़ने का फैसला करके शांत होकर बैठ जाएगी और अपने संगठन विस्तार पर आगे आने वाले कुछ वर्षों पर चर्चा करेगी। ठीक है, अब रुक करते एक बार फिर से हम महाराष्ट्र का। शिशिर हमारे साथ जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। शिशिर, आज कांग्रेस के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण
बैठक होनी है जिसमें कि झारखंड को लेकर और महाराष्ट्र को लेकर बैठक होनी है, चर्चा होनी है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी और साथ साथ जिन सीटों पर पेंच फंसे हुए हैं, चाहे वो झारखंड की बात कर ली जाए या फिर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, इस पर भी सहमति बन जाएगी और उन नामों पर, उन सीटों के पे कौन से प्रत्याशी होंगे, उनके नामों का ऐलान कर दिया जा सकता है? बिल्कुल देखिए, हालांकि बैठक शुरू होने से पहले जो महाराष्ट्र के नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने बयान दिया है कि आज जो बैठक होने वाली तकरीबन 90 सीटों तक जो है या उससे ज़्यादा सीटों तक जो है चर्चा कांग्रेस की सीटों पर इस पर होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक कांग्रेस जो अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगा। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार सीईसी में बैठकों का दौर, कांग्रेस के सीईसी बैठकों का दौर जारी है और इसीलिए अब जबकि जो खासतौर पर सीटें कंटेंशियस है, जिसपे अब तक असहमति नहीं बनी है, तो उन सीटों का ऐलान जो है कांग्रेस कर सकती है। चूँकि हम महायुति की बात करें तो महायुति में अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है। कहा यह भी जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों की सूची वो है पहली सूची आज जाहिर कर देगी और अजित पवार भी जो है आज उसकी घोषणा कर सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन महायुति में इस वक्त काफ़ी साधा हुआ तालमेल दिख रहा है। पिछले 2-3 दिनों से नेता नहीं मिले, अपने अपने कार्य में जुटे हुए। मतलब ये कहा जा सकता है कि महायुति में सीटों का बंटवारा अमूमन तय हो चुका है जिस प्रकार से। लेकिन अब वेट एंड वॉच भूमिका इसीलिए भी है क्योंकि क्या महाविकास आघाड़ी कौन से ऐसे उम्मीदवार है वो अपने मैदान में उतार रही है, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और इसीलिए जो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है और जल्द से जल्द जो है बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करेगा। लेकिन इस वक्त महाविकास आघाड़ी में ये गणित साधता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी आमने सामने खड़ी है। और ऐसे में एक सवाल और शिशिर की, जिन सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ, पेंच फंसा हुआ, चाहे वो विदर्भ की बात कर ली जाए, वहाँ पे जो जानकार है वो ये कह रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि एनसीपी का जो गढ़ है और वहाँ पे उसकी अच्छी पकड़ है। ऐसे में एनसीपी चाह नहीं रही है कि वो सीटें जो है वो हम कांग्रेस को दे दें और इससे कि न सिर्फ एनसीपी को बल्कि पूरे गठबंधन को नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल देखिए, हालांकि इस वक्त अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो दो पार्टी आमने सामने। हालांकि एनसीपी की बात करें तो शिवसेना द्वारा जो नेता है उन्होंने कहा है कि एनसीपी के सीटों पर उनसे कोई टकरार नहीं है, उनसे कोई असहमति नहीं है, तो ऐसे में एनसीपी अपनी सीटें तो सेव कर रही है। लेकिन बात फिर कांग्रेस की यहाँ पे नेताओं की उठ रही है कि क्यों हमेशा जो है शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी जो है कांग्रेस के सीटों पर असहमति होती है उनकी, क्यों नहीं शरद पवार की सीटों पर असहमति होती है। लेकिन दबी आवाज़ में ये बात कही जा रही है, अब तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की कुछ नेता, कुछ धड़ा ये भी कह रहा है कि क्यों हमेशा कांग्रेस की कुर्बानी दे। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कुछ सीटों में अदला बदली ज़रूर की गई थी, लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस का विदर्भ में वर्चस्व है, जिस प्रकार से उनकी ताकत बढ़ रही है, तो ऐसे में शिवसेना को टिकट और सीट जो है वो क्यों दे जहां पर जीत की संभावना कांग्रेस की ज़्यादा है। ऐसे कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना और इसीलिए ये अब तक सहमति नहीं बन पाई है। ठीक, अपनी नज़र बनाए रखिएगा शिशिर। इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका मुंबई से, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को लखनऊ से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, और बीजेपी की भी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन चुनावों के मद्देनजर तैयारी, उसकी प्लानिंग और प्रशिक्षण को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। दरअसल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव करा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के मुताबिक नड्डा ने संगठन चुनाव के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की है। बीजेपी सदस्यता अभियान को भी देश भर में चला रही है। इसके साथ ही सक्रिय सदस्य बनाने की भी शुरुआत हो गई है। पार्टी संगठन के चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले बूथ स्तर के चुनाव होने हैं, फिर मंडल और फिर जिला स्तर के चुनाव होंगे। उसके बाद राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और बीजेपी संसदीय बोर्ड ने नए अध्यक्ष के चुनाव तक नड्डा को कार्यकाल में विस्तार दिया है। अगले साल तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के गांदरबल जिले के गगनगीर में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं और इस आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों ने गुंड इलाके में सुरंग निर्माण की साइट पर गोलीबारी की, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे नृशंस और कायराना बताया है। और गांदरबल के गगनगीर में हुए आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें। जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सके। और अब खबर कोलकाता से है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होगा। हालांकि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे डॉक्टरों के प्रमुख संगठन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया था। उनका कहना है कि बैठक में वे इस मामले में अपनी मांगों को विस्तार से रखेंगे और वे बिना किसी पूर्व शर्त के बैठक में हिस्सा लेंगे। और बंगाल में अभया के रेप और हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर्स राज्य की ममता सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सकों की मुख्य मांगों की बात की जाए तो अभया को फौरन न्याय दिलाना, राज्य सरकार स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, केंद्रीय रेफरल प्रणाली को लागू करना, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों के लिए डिजिटल प्रणाली, मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स की उपलब्धता, कॉलेज में सीसीटीवी ऑन कॉल रूम, बाथरूम की व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की शुरुआत, स्थायी पुरुष और महिला पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के खाली पदों को भरना, थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान, सभी मेडिकल कॉलेज में छात्र संघ और आरडीए की मौजूदगी, भ्रष्ट पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड की जांच शुरू करने की मांगें शामिल हैं। तो ये कुछ अहम मांगें हैं जो कि डॉक्टर्स ने और उनके संगठन ने सरकार से मांग की है। जूनियर चिकित्सकों की ये कुछ मुख्य मांगें हैं जिन पर की सरकार से कहा गया कि इस पर आप एक्शन लें, इस पर काम करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। प्रसेनजीत, स्वागत आपका मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि आज प्रस्तावित है ये मीटिंग, मुलाकात होगी डॉक्टर्स की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन इस सब के बीच जो भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठे हैं वो भी बैठे हैं और उन्होंने कहा कि हम इस शर्त के साथ जाएंगे कि हमारी मांगों को माना जाए। क्या कुछ ताज़ा अपडेट? हाँ देखिए अवसीम, ये कल डॉक्टर की तरफ से मेल करके चीफ सेक्रेटरी को बता दिया गया कि ये जो प्रिकंडीशन रखा जा रहा है, जो शर्त रखा जा रहा है कि भूख हड़ताल को खत्म करके फिर आज शाम को 5 बजे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से बैठक के लिए पहुंचे नवान्न, इससे नकार दिया है पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि हम जिस मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू किए थे उस मांग पूरी नहीं हो पाया अभी तक, तो भूख हड़ताल अगर हम खत्म कर दे तो भूख हड़ताल शुरू करने का क्या मतलब था। आज 17वां दिन है तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पहले दिन से अभी तक भूख हड़ताल पर है, तो इनका कहना है कि हम जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर की तरफ से बैठक किया जाता है तो हम बैठक में शामिल होंगे और हमारी जो बातें हैं वो मांगे हैं वो रखेंगे। लेकिन मुश्किल इस बात की है असीम, अगर अभी 1:30 बजे की बात कहे तो करीब करीब 3.5 घंटा बाकी है। सरकार की तरफ से
जूनियर डॉक्टर की जो चिट्ठी कल रात को दिया गया था उसकी कोई जवाब नहीं आया। मतलब अगर ये भूख हड़ताल जारी रहे तब भी चीफ मिनिस्टर उनका जो 45 मिनट का जो बैठक का टाइम दिया गया उस 45 मिनट बैठक वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर है उनकी तरफ से पूरी तैयारी है कि वो पूरे तैयारी के साथ पहुंचेंगे समय पर, 4:45 बजे तक उनको पहुंचने के लिए बताया गया है। आपके कहने का मतलब पहुंचेंगे ये और कि अगर ये बैठक जो होती है तो वो अपने बातें रखेंगे। असीम, नहीं, ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ये मीटिंग नहीं भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल असीम, ये मीटिंग नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से कल चीफ सेक्रेटरी का चिट्ठी हमने पढ़े थे उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ था लास्ट पैराग्राफ में, आफ्टर विदड्रॉइंग द हंगर स्ट्राइक। तो ये जो आफ्टर विदड्रॉइंग द हंगर स्ट्राइक, ये चीफ सेक्रेटरी अपने मनमर्जी तो लिखा नहीं था, ये चीफ मिनिस्टर की आदेश से ही लिखा गया था। तो लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर ने अपना चिट्ठी का जवाब दिया वहां पे भी सीधी तरह से लिखा गया है कि वी कैन नॉट विथड्रॉ आवर हंगर स्ट्राइक अनटिल एंड अनलेस आवर डिमांड्स आर मीटेड। सो ये जो इसके बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते के बारे में हमें पता नहीं है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। असीम, यहाँ पे और एक बात बता दूं, दो चीजें यहाँ पे है। एक तो है कि 13 नवंबर को पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें बंगाल में भी 6 असेंबली सीटों पर उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, और 6 ये नंबर काफी ज्यादा है, कम नहीं है। और 6 में से 5 जगह पर तृणमूल कांग्रेस की विधायक हुआ करता था। तो यहां पे डॉक्टर भूख हड़ताल पर है, वहां पे ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में है। ये ममता बनर्जी के लिए कितना ठीक रहेगा और ममता बनर्जी इस समय पे किस तरह से जाके अपना चुनाव प्रचार कर पाएगी, मेरे ख्याल से इस जगह पे एक पेचीदा स्थिति ममता बनर्जी के लिए है। असीम, ऐसे में हम दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स में प्रसन्नजीत की जो डिमांड्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स की बहुत सारी डिमांड्स हैं और वो सारे के सारे जेन्युइन डिमांड्स हैं, क्योंकि जब आप मरीजों को उसका उपचार करते हैं तो चाहते हैं कि आपको सेफ्टी मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, उस एटमॉस्फेयर में ही आप इलाज कर पाएंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। ऐसे में ये डिमांड्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण, और आपको लगता है कि इन डिमांड्स के तहत और साथ जब डॉक्टर्स जाएंगे तो उनकी तमाम बातों को जो ममता सरकार है वो मानेगी, एक्सेप्ट करेगी? देखिए असीम, एक अजीब सा झूठ का राजनीति ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। अगर आप किसी भी अस्पताल में जाए, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट जिस दिन सुनवाई होने के समय पे वकील की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के वकील की तरफ से बताया गया, पहले बताया गया था 15 अक्टूबर तक सब काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बताया गया कि 31 अक्टूबर तक सब काम खत्म हो जाएगा, और हम अभी 21 अक्टूबर आज 21 अक्टूबर में खड़े हैं। और अगर ये बताए कि कोई भी अस्पताल में, ये सिर्फ कोलकाता में चंद गिने चुने मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की बात नहीं है, पूरे बंगाल में 26 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसके साथ कई सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके साथ ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सब कुछ मिला के हजारों जगह है जहां पे कुछ भी काम नहीं हुआ है और 31 अक्टूबर के बीच में होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो जूनियर डॉक्टर है, इनका कहना है कि इस तरह से कोर्ट को गुमराह करके लोगों तक गलत बातें, गलत संदेश भेजने की जो राजनीति सरकार की तरफ से किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मरीजों के लिए भी अच्छा और डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ के लिए भी अच्छा, कि जो मांगे है वो मांग पूरी हो जाए। तो अब देखना यह है कि आज सरकार की तरफ से क्या रवैया रहे। सबकी निगाहें इस पर बनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, इन तमाम ताजा अपडेट्स को कोलकाता से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे शिमला के संजौली मस्जिद की, तो जिसमें कि इस मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 3 अवैध मंजिलें तोड़ने के आदेश दिए थे। संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ ने बताया कि अवैध निर्माण हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ने अपनी सहमति जताई है और इसके साथ ही अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर संजौली मस्जिद विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। स्थानीय रेजिडेंट सोसाइटी ने हाईकोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। स्थानीय लोगों ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मांग की है कि नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इसकी
सुनवाई को जल्द से जल्द चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। तो शिमला के संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के बाद से और इसको लेकर एक सहमति बनी, उसके बाद से इसको तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त शुरू हो गई है। और इस सब के बीच संजौली मस्जिद विवाद की शुरुआत एक लड़ाई से हुई, जिसमें मारपीट को लेकर दर्ज केस में मस्जिद में छिपे आरोपियों के छिपने की बात सामने आई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया और मस्जिद में अवैध निर्माण की बात फिर सामने आई। मस्जिद मामले में पहली बार साल 2010 में नगर निगम के पास शिकायत पहुंची थी, जहां अवैध निर्माण करने के आरोप लगे थे। निगम प्रशासन के अनुसार पहले मौके पर एक मंजिल और उसके बाद फिर एटिक के रूप में मस्जिद थी। साल 2024 तक एटिक को मिलाकर 5 मंजिलें बन गई। साल 2010 से ही इस मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट में केस चल रहा है। एमसी ने कई बार काम रोकने के आदेश जारी किए और मामले में अब तक 44 पेशियां हो भी चुकी हैं। आरोप है कि संजौली के पौष इलाके में बिना अनुमति और नक्शा पास किए बगैर 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक समुदाय के कुछ परिवार यहां रहते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में यहां बड़ी संख्या में बाहर से आकर लोग बसने लगे। बाहरी लोगों ने ही यहां बहुमंजिला मस्जिद बना दी, जो मस्जिद पहले बनी थी वो कच्ची और 2 मंजिला थी। राज्य सरकार के अनुसार मस्जिद पुरानी है, लेकिन अवैध निर्माण 2010 में शुरू हुआ। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह ने सदन में गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया और इसको लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि इसकी आवाज सदन तक में गूंजने लगी। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री ने अवैध मस्जिद को गिराने की भी बात कही थी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी हेमलता इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ संजौली से मौजूद हैं। हेमलता, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ ताज़ा अपडेट, और जैसा कि हमने कहा कि इस मस्जिद के जो अवैध निर्माण जो थे, जिस मंजिलों को बात की जाती है अवैध रूप से बना है, इसको तोड़ने की प्रक्रिया इस वक्त शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे अभी इस वक्त हम संजौली में ठीक उस मस्जिद के सामने खड़े हैं जिसको लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसकी 3 मंजिलों को अवैध करार दिया गया है आयुक्त कोर्ट के द्वारा। और 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ये आदेश दिए गए थे कि आने वाले 60 दिनों के भीतर ये जो अवैध निर्माण है, मेरे पीछे के आप जो 3 बिल्डिंग देख रहे हैं, 3 जो मंजिलें देख रहे हैं, इन्हें गिराने के आदेश दिए गए थे। और इसके बाद जो मस्जिद कमेटी है उन्होंने वक्फ बोर्ड से इसको गिराने की अनुमति मांगी थी और आज सुबह ही वक्फ बोर्ड ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी दे दी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो तीसरी मंजिल है उसकी छत का थोड़ा सा हिस्सा जो है आज हटा दिया गया है, उसकी जो चादर है वो निकाली गई है और आज सुबह करीब 11 बजे से ही इस मस्जिद को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, लंबे समय से यहाँ पर विवाद चल रहा था। ये जो 3 मंजिलें हैं, ये तीनों जो हैं अवैध करार दी गई है और इसके नीचे की 2 जो मंजिलें हैं वो लंबे समय से यहीं पर थी, लेकिन 3 मंजिलें किसने बनाई, कैसे बनी, इसको लेकर के बार बार सवाल खड़े किए गए। बहुत जो है प्रदर्शन किया गया संजौली में भी, और संजौली की ये जो आग है ये पूरे प्रदेश में फैली, जगह जगह इसको लेकर के प्रदर्शन हुए। लेकिन आज यहाँ पर इस अवैध मस्जिद को हटाने का काम शुरू हो गया है वक्फ बोर्ड की एनओसी मिलने के बाद। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा है। जो यहाँ के स्थानीय रेजिडेंट हैं उनका ये कहना है कि लंबे समय से इस मामले पर सुनवाई होती आ रही है, तो कहा जाए तो 14 साल से ये मामला लटका पड़ा है। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि उनकी याचिका में उन्होंने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को जो है निपटाया जाए, इस मामले पर कोई ऐसा आदेश लाया जाए जिससे कि इस मामले को निपटाया जा सके। और अभी इस वक्त भी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो याचिका दायर की है उसको लेकर के सुनवाई चल रही है और अब एक सुनवाई जो है 21 तारीख को होनी है, उसको लेकर के भी जो सुनवाई है वो उसकी सुनवाई 21 तारीख को होगी और उसमें तमाम चीजें डिस्कस की जाएगी कि ये जमीन किसकी है, ये जो बिल्डिंग है ये कैसे बनाई, कब की ये मस्जिद है, इन तमाम बातों पर उस पर चर्चा होनी है। लेकिन आज का जो अपडेट है वो यही है कि मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसको गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। अब चूंकि इसके अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है हेमलता, ऐसे में जो लोग विरोध प्रदर्शन इतने दिनों से कर रहे थे उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या?
जी बिल्कुल, फिलहाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनकी एक और याचिका है जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। स्थानीय लोग यहां से आ जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से यहां पर पाबंदी की गई है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि मस्जिद का जो निर्माण है उसको हटाने का काम चल रहा है, तो यहां पर आदेश ये जारी किए गए हैं कि मस्जिद के आसपास कोई भी ना जाए, कोई भी जानमाल का नुकसान हो सकता है। इसको लेकर के यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर सख्ती से काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो कमेटी की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि इसको हटाने को लेकर के उन्होंने वक्फ बोर्ड से जो एनओसी मांगी थी वो उन्हें मिल गई है, लेकिन स्थानीय लोगों की जो याचिका है उस पर सुनवाई हो रही है। कुछ ही देर पे उसमें भी अपडेट सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संजौली से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण की। एक तरफ दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का पानी और भी प्रदूषित हो गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग, आरके पुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार और पटपड़गंज समेत कई जगहों पर जो AQI इंडेक्स है वो 300 के पार तक पहुंच गया है। इसके साथ ही यमुना के पानी में बढ़ते झाग से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरा भी पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। यमुना के विभिन्न घाटों पर दिल्ली वासी बड़ी तादाद में लोक संस्कृति का महापर्व छठ मनाने के लिए हर साल एकत्रित होते हैं और इस बार भी एक बार फिर से यमुना नदी काफ़ी प्रदूषित हो सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह का झाग, और इसी झाग में ये तमाम जो व्रती होंगी वो विवश होंगे कि इसी झाग में वो यमुना नदी में उतरकर वो पूजा और अर्चना करें। और दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से पांव पसार रहा है। नतीजतन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता, जो एयर क्वालिटी है, वो खराब से बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच रही है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन वजह वही हर साल वाली। जी हां, आपका अंदाजा भी एकदम सही है। दिल्ली का दम एक बार फिर घुटने लगा है। आंखों में जलन और गले में खराश के साथ सांस लेने में दिक्कत हो तो समझ जाइएगा कि आप राजधानी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली सरकार वही रटी रटाई दलील देती है कि पड़ोसी राज्यों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जहां कभी केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मसौदा तैयार किया। वही पड़ोसी राज्य हरियाणा, जिसे केजरीवाल ने गृह राज्य बताकर वोट बटोरने की नाकाम कोशिश की। और वही पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। मुझे लगता है कि दूसरों पर इल्जाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना शीश महल बनाना, ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीत बन चुकी है, जिसमें उन्हें खुद के फायदे से अलग जनता के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। पिछले करीब 6 दिनों से AQI बद से बदतर यानी खराब से खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। आज सुबह 6 बजे के बाद से ही कई जगह AQI 300 के पार दर्ज किया गया। गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही दिल्ली में अब आम आदमी का ही दम घुट रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चे भी परेशान हमेशा रहते हैं, आग जलता है, नाक पूरा गंदगी भर जाता है। दिल्ली जो है विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर है पोल्यूशन में आगे। यहाँ तो ये तो रहने लायक अब शहर ही नहीं बचा, लेकिन क्या किया जाए, धंधा पानी है तो कहाँ जाएंगे। मैं नोएडा से आता हूँ, तो नोएडा में इस टाइम पे पोल्यूशन तो कम है, मगर यहाँ पर आके कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। देखिए कितना ट्रैफिक है, लोगों को पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करना चाहिए। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल वादा करती है, हर साल दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली में सांस लेना भी अब आसान नहीं है। हर दिन AQI में इजाफा हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखना होगा कि दिल्ली सरकार कुछ कारगर कदम उठा पाती है या फिर पड़ोसी राज्यों पर ही हर बार की तरह हर समस्या का ठीकरा फोड़ती दिखेगी।
तो जाना आपने किस तरीके से राजधानी दिल्ली की जो हवा है उससे हर कोई अब परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, क्योंकि इस दिल्ली में अब दम घुटने लगा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदेव सिंह के साथ मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज। तो जैसा कि मुकुल कह रहे हैं कि अब दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, यहाँ पे सांस लेना भी दूभर हो गया है। क्या कुछ हर साल हम देखते हैं कि इस तरह से दिल्ली की जो आबो हवा है वो इस मौसम में खासकर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या लगता है हर साल हम इस मौसम में देखते हैं कि चाहे दिल्ली की हवा हो, यहाँ की पानी हो, बहुत ही प्रदूषित हो जाती है। क्या कुछ कारण निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए असीम, हर बार की ये कहानी है और दिल्ली वासियों को 3-4 महीने तक जो है वो जहरीली हवा में सांस लेना होता है। और एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी राजधानी है वहां पर ये हाल रहता है, जहां पर कि एक बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर निवास करती है। लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे हम हवा की बात करें, पानी की बात करें, आज सुबह से हम कालिंदी बैराज में थे, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से लगातार जो यमुना का पानी पूरी तरीके से काला पड़ चुका है। जैसे नाले का पानी होता है ठीक उसी तरीके का पूरा पानी पड़ चुका है और लगातार जो एक जहरीला झाग जो है वो बना हुआ है और लगातार वो झाग बह रहा है। और वहां पर कुछ लोग थे, जब हम वहां पर आज सुबह गए, वहां पर पहुंचे और वहां पर हमने वहां पर तस्वीरें लेने की कोशिश की, तो वहां पर कुछ दिल्ली सरकार की जो नावें वहां पर तैनात थी उसके माध्यम से उस झाग को हटाने जी अजीत, तो अजीत कैसे बता रहे हैं कि किस तरह से जब वो आज गए ऐसे ही किसी एक यमुना के घाट पे, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे जो यमुना का पानी वो बिल्कुल ही गंदा काला हो चुका है। और आप सोचिए कि इसी पानी को दिल्ली की जनता को जो फिल्टर करके साफ करके दिया जाता है पानी पीने के लिए, और जो हवा है उसकी AAQ है, हमने बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कहीं कहीं 300 के पार तो कहीं कहीं 400 के पार पहुँच चुकी है। इन्हीं तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में दिल्ली की जनता को सांस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यमुना नदी का हाल, यहाँ पे झाग और कितनी गंदी स्थिति है यमुना का, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में। बढ़ेंगे आगे। आज पुलिस स्मृति दिवस है और आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों से सामना करते हुए 10 जवान शहीद हुए थे। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जाकर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। 21 अक्टूबर यानी पुलिस स्मृति दिवस। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में 10 बहादुर पुलिसकर्मियों ने देश के लिए बलिदान दिया था, जिनकी याद में हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। पिछले साल 2016 पुलिसकर्मियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आजादी के बाद से लेकर अब तक 36,468 पुलिसकर्मियों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। पुलिस स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके सपनों को ये देश भूलेगा नहीं। विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं। हमारे जवान कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से किबूती तक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। -50 से +50 डिग्री तापमान तक में बिना डिगे और पूरी दृढ़ता से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं ताकि देश के वासी सुकून से सो सकें। आज मैं देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, जो 3 नए कानून हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए देश की संसद ने पारित किए हैं, ये तीनों कानून आज देश भर के हर राज्य और हर यूटी में इसका क्रियान्वयन चालू हो गया है। पुलिस स्मृति दिवस के साथ ही 22 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक पुलिस के अलग अलग बल राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को देश को समर्पित किया था,
ताकि देशवासी अपने जवानों के बलिदान और उनके शौर्य को हमेशा याद रखें। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस साल रूस में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आइए इस सम्मेलन से पहले आपको बताते हैं क्या है ब्रिक्स संगठन और कैसे होता है ये संचालित। देखिए रूस से हमारे सहयोगी आर्येंद्र प्रताप सिंह की यह खास रिपोर्ट। देशों ने वर्चस्व की भूमिका निभाई है। बीते कई दशकों में विकासशील देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकासशील देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया, जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने के लिए सुझाव दिया और नया शब्द गढ़ा, ब्रिक। वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया BRICS। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया। 2023 के शिखर सम्मेलन में ही अर्जेंटीना के आवेदन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिलहाल अर्जेंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ब्रिक्स समूह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और फैसले लेता है। ब्रिक्स समूह बारी बारी से एक वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ब्रिक्स समूह की महत्वता और उसके वैश्विक प्रभाव को जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो विस्तारित ब्रिक्स समूह, जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, उनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा है। विस्तारित ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था 28.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल हो जाने के बाद विस्तारित ब्रिक्स समूह विश्व के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 44% हिस्सा उत्पादन करता है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक ब्रिक्स ने सदस्य देशों के बीच कई स्तर पर भागीदारी को बढ़ाया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी शुरुआत से वित्तीय समस्याओं के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है। समूह के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने से लेकर साइबर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई है। ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स समूह बीते लगभग 2 दशक में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर के सामने आया है। ब्रिक्स समूह न सिर्फ विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बना है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीद के लिए एक नई किरण बन के उभर के सामने आया है। सभी को इंतजार है 2024 में विस्तारित ब्रिक्स समूह की बैठक में कि आखिर यहां से किन फैसलों को लिया जाता है, जो न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को संरक्षित करने के लिए दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, DD न्यूज के लिए। तो आपने देखा किस तरह से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अब से कुछ ही दिनों के बाद इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए इस शिखर सम्मेलन में जाएंगे। हमारे सहयोगी वहां पे आर्येंद्र प्रताप सिंह इस पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट को कवर करने के लिए इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। हम सीधे रुख करेंगे आर्येंद्र प्रताप सिंह का, जो कि इस वक्त रूस में ही मौजूद हैं इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए। आर्येंद्र, आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि चाहे वो 2024 की बात हो, 2023 की बात को, हर साल किसी न किसी एक विशेष थीम पर, किसी न किसी एक विशेष एजेंडे के तहत ब्रिक्स की जो शिखर सम्मेलन होता है उस पर बातें होती है। 2024 की बात की जाए तो इस बार के शिखर सम्मेलन में वो कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, वो कौन कौन से एजेंडे होंगे जिन पर कि तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे? बिल्कुल असीम, बहुत सही बात आपने कही है कि हर बार एक थीम होता है और इस बार भी एक थीम रखा गया है, वो है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना।
मल्टीपोलरिज्म का जो पूरी व्यवस्था है, बहुपक्षवाद की जो पूरी व्यवस्था है, उस पर फोकस करने की कोशिश की गई है। किस चीज के लिए? वैश्विक विकास के लिए और साथ ही साथ शांति और सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मौजूदा 2024 का ये ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन दो बड़े युद्ध के साए के बीच में हो रहा है और इन दोनों युद्ध के साए के बीच में दुनिया में इस वक्त शांति को लेकर प्रयास बहुत तेज गति से आगे बढ़ गए हैं। हर कोई चाहता है कि शांति स्थापना हो, लेकिन उसका रास्ता खोजने के लिए जिन प्रयासों की जरूरत है उस पर गहनता गंभीरता से मंथन के लिहाज से बहुत जरूरत है। और आपने इस बात का जिक्र किया कि ये कोशिश बहुत अपने आप में बड़ी होगी ब्रिक्स के मंच पे, और ये पहली बार है कि जब ब्रिक्स अपने 5 सदस्य के देशों के अलावा इस बार विस्तारित ब्रिक्स समूह के साथ ये मंथन करता नजर आएगा। कोशिश यही होगी कि कैसे विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को संरक्षित रखते हुए आपसी हितों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से बातचीत हो, और फोकस इस बात पे होगा कि दुनिया की भलाई के लिए कैसे यहां से आगे बढ़ा जाए और साझा रणनीति के माध्यम से विकासशील देश हो या फिर ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज हो, उसके लिए ब्रिक्स एक बड़ा मंच बन के उभर के सामने आए। तो निश्चित तौर से ब्रिक्स के मंच पर क्या मंथन के साथ में एक बड़ा संदेश निकलेगा कि न सिर्फ इन तमाम ब्रिक्स सदस्य देशों के लोगों की नजरें लगी हैं, बल्कि दुनिया की नजरें भी लगी हैं, क्योंकि अपना उपयोगिता को लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है ब्रिक्स। असीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को रूस से हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ ही दिनों के बाद रूस में ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है वो शुरू होने वाला है और उसमें बहुत सारे अहम बिंदुओं पर, जिसका कि जिक्र आरेंद्र कर रहे थे, उस पर चर्चा होने वाली है। बढ़ेंगे आगे और अब खबर खेल जगत से है। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक हासिल कर लिया है। फाइनल मुकाबले में दीपिका का सामना चीन की खिलाड़ी के साथ था, जहां दीपिका को हार का मुंह देखना पड़ा। दीपिका सीधे सेटों में मुकाबला हार गईं। ये 5वीं बार है जब दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में उपविजेता रही हैं। इसका मतलब है कि दीपिका ने 5 रजत पदक जीते हैं और एक बार कांस्य पदक भी जीता है। तो इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।